मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर आधुनिक काल तक मनुष्य ने विकास के कई सोपानों को पार किया है। आदिमानव ने फिर सीखे कुछ नए नए प्रयोग और फिर कुछ नए गुर, और समय के साथ वो आधुनिक होता चला गया। और वर्तमान में एक धड़ा उसका आधुनिकता की पराकाष्ठा पर गया और दूसरा धड़ा जो आदिम समाज के अभी भी थोड़ा करीब था वो कहलाया जनजाति। तो आज की हमारी चर्चा इसी जनजाति पर केंद्रित होगी। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा क्या है, तो आइए एक नजर डालते हैं। बैगा आदिवासी समूह को मिला आवास अधिकार, आवास यानी पर्यावास का अधिकार। तो आज की चर्चा हमारी इसी पर केंद्रित होगी। देखते हैं क्या है खबर। तो निम्न बिंदुओं के अंतर्गत ये चर्चा हम देखेंगे। सबसे पहले हम खबर को देखेंगे, वो कौन सी खबर है जिसके आलोक में आज का हमारा संदर्भ केंद्रित होगा। फिर देखेंगे चर्चा में क्यों है। फिर हम देखेंगे पीवीटीजी क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जिसके विषय में हम समझेंगे। एक सूची है जिसमें कुछ आदिवासी समूहों को डाला जाता है। फिर बैगा जनजाति जिसके विषय में ये आज का संदर्भ केंद्रित है, उसके संबंध में कुछ तथ्यात्मक जानकारी। और अंत में देखेंगे इसका महत्व क्या है। और परिपाटी हमारी होती है एक अभ्यास प्रश्न की, वो भी अंत में एक बिंदु के अंतर्गत सम्मिलित होगा। और आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और 2 दोनों ही लिहाज से यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं खबर क्या है। तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। खबर है कि बैगा ट्राइबल ग्रुप गेट्स हैबिटेट राइट्स इन छत्तीसगढ़। व्हाट दिस मीन्स एंड सिग्निफिकेंस। बैगा जो जनजाति समूह है उसको हैबिटेट राइट मिला है, पर्यावास का अधिकार मिला है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया गया है। क्या है इसका अर्थ और क्या इसका महत्व है, तो इसी पर आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी। तो पहले बिंदु के अंतर्गत चर्चा में क्यों है इस पर हम नजर डालते हैं। तो बात है 9 अक्टूबर की। 9 अक्टूबर को क्या हुआ? 9 अक्टूबर को बैगा आदिवासी समूह को, जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपको इससे पहले कि बैगा आदिवासी समूह को हम बताएं कि पर्यावास का अधिकार दिया गया, आप जाने कि यहां पर एक विशेष श्रेणी होती है पीवीटीजी की। इस पीवीटीजी समूह के अंतर्गत 5 जनजाति समूह यहाँ के छत्तीसगढ़ के इसमें सम्मिलित हैं। उनमें से एक बैगा आदिवासी समूह भी है। उसको हम देखें तो हैबिटेट राइट्स अर्थात पर्यावास के अधिकार 9 अक्टूबर को प्रदान कर दिए गए। और इस प्रकार छत्तीसगढ़ का हम कह सकते हैं कि ये दूसरा जनजाति समूह है जिसको यह अधिकार प्रदान किया गया। इससे पहले पहला कौन था, तो नजर डालें 9 अगस्त को कमार आदिवासी समूह को भी इसी प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए थे। साथ ही अगर हम बात करें कि संख्या की, तो 6483 लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। 2085 परिवार इससे प्रभावित और लाभान्वित हुए। और कुछ 19 बैगा गांवों को अगर देखें तो ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगर छत्तीसगढ़ के मैप पर आप नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि राजनंदगांव ये क्षेत्र है। साथ आप देखेंगे कबीर धाम ये क्षेत्र है, मुंगेली ये क्षेत्र है, साथ ही गौरेला पेंड्रा मारवाही ये क्षेत्र है, और साथ ही आप देखेंगे मनेन्द्र भरतपुर चिरमिरी ये क्षेत्र है, और बिलासपुर ये क्षेत्र है। तो ये वो क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में जहां पर बैगा आदिवासी समूह की सघनता है, जहां पर ये पाए जाते हैं। और साथ ही इसके अलावा ये मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती हैं वहां भी इनकी सघनता देखने को मिलती है। पर ऐसा नहीं है कि यहीं तक ये सीमित हैं। अगर इनके पूरे पाए जाने की संख्या की बात की जाए तो भारत के 8 राज्यों में ये पाए जाते हैं। आगे अगर हम बात करें तो पीवीटीजी क्या है, इस पे भी हम नजर डालेंगे, विस्तार से देखेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में केंद्र द्वारा घोषित 5 पीवीटीजी, अगर केंद्र द्वारा घोषित पूछा जाए तो उनकी संख्या 5 है। उनमें कौन कौन है? अबूझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और हिल कोरवा। इसके अलावा यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा भी 2 और घोषित किए गए। और इस प्रकार टोटल जो संख्या है वो 7 है। कौन कौन? तो राज्य सरकार ने 2 आदिवासी समूह पंडो और भुंजिया को भी पीवीटीजी का दर्जा प्रदान कर दिया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में केंद्र द्वारा घोषित और राज्य द्वारा घोषित दोनों ही पीवीटीजी को अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए तो उनकी संख्या 7 है। अब क्या है पीवीटीजी उसको भी हम देखेंगे, लेकिन आपको बताएं कि यह पर्यावास अधिकार जो प्रदान किया गया है, हैबिटेट राइट्स जो दिया गया है, वस्तुतः इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हुआ यह कि जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय लोगों की अपनी एक सांस्कृतिक विरासत होती है, अपना एक उनकी अपनी अर्थव्यवस्था होती है, अपना रहन सहन और संस्कृति होती है। लेकिन उसमें जब गैर आदिवासी समूह लोगों का प्रवेश होता है, वहां पर उनके संसाधनों का अतिक्रमण शुरू होता है। तो एक सभ्य मानव ने इस आवश्यकता को महसूस किया कि हम इस धरोहर को संरक्षित रखें, उनके अधिकारों का हनन न हो, उनके क्षेत्रों में किसी प्रकार का दोहन न हो। इसके लिए हमने वन अधिकार अधिनियम, जिसको FRA 2006 के नाम से भी जाना जाता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट
2006 के नाम से जाना जाता है, कि इसके तहत एक विशेष प्रावधान किया गया, एक लिस्ट बनाई गई, एक विशेष समूह बनाया गया जिसमें ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जिसमें पीवीटीजी या पूर्व कृषि समुदाय भी कह लीजिए, इनके पारंपरिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, उनको मान्यता देने के लिए, उनके अधिकारों को किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ से बचाने के लिए ये एक लिस्ट बनाई गई, एक श्रेणी बनाई गई। अगर सरल शब्दों में बात करें तो किसी भी विशेष पिछड़ी जनजाति समूह द्वारा पारंपरिक रूप से, ध्यान दीजिएगा, पारंपरिक रूप से मतलब एक चली आई परंपरा के रूप में आजीविका, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आत्मिक कार्यों के लिए जिस भूभाग का उपयोग किया जाता रहा, उस समुदाय को अधिकार देने का प्रावधान इस कानून में शामिल किया गया। जैसे मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, यहां पर एक कोई जनजाति समूह रह रहा है, उसकी अपनी विशेष परंपरा होगी, उसकी अपनी विशेष आर्थिकी होगी, उसकी अपनी एक विशेष धार्मिक मान्यता होगी, ये सारी चीजें उसकी अपनी एक संस्कृति होगी। उस विशेष संस्कृति के तहत, उस विशेष पारिस्थितिकी के तहत, उस विशेष आर्थिकी के तहत ये अपने तरीके से, अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अपने क्षेत्र में संरक्षित रह पाए, इसलिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया, ये अधिकार इसको प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि बाहरी हस्तक्षेप कम से कम हो, इसमें छेड़छाड़ कम से कम हो सके। पीवीटीजी क्या है? तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इनको कहा जाता है। विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति समूह हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। भारत में जनजातियों की संख्या की बात करें तो पूरे भारत में तकरीबन 8.6% जनजातियां हैं, पूरे भारत की जनसंख्या के प्रतिशत भाग में अगर देखें तो। लेकिन इन जनजातियों में जो विशेष कमजोर रूप की जनजातियां हैं उनको हम पीवीटीजी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब आप देखें, ये जो समूह है ये अधिक असुरक्षित है क्योंकि इनके संरक्षण की आवश्यकता है। वो कई ऐसे लक्षण हैं जिसके कारण हम इसको असुरक्षित की श्रेणी में रख रहे हैं। इसके लिए एक कमीशन बनाया गया था 1973 में, एक ढेबर आयोग बनाया गया था। उसने इस आदिम जनजाति समूह को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया और चिन्हित किया गया कि ये जनजाति समूह कम विकसित है, इनको संरक्षण की आवश्यकता है, इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाएगा तो ये संकटग्रस्त श्रेणी में है, ये इनका विलुप्त होने की इनकी संभावना है, नष्ट होने की संभावना है। 2006 में भारत सरकार द्वारा इनका नाम बदला गया और पीवीटीजी कर दिया गया, जो पहले पीटीजी के रूप में 1973 में ढेबर आयोग के तहत थी। 1975 में अगर देखा जाए तो इसमें 52 जनजाति समूह सम्मिलित थे, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आज की मौजूदा स्थिति में देखें तो भारत में संपूर्ण 705 जनजातियों में से 75 जनजातियां ऐसी हैं जिसको हम पीवीटीजी की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। अर्थात ये वो कमजोर जनजाति समूह है जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए ही एक विशेष समूह बनाया गया जिसमें ये सम्मिलित हैं। और इन्हीं पीवीटीजी में छत्तीसगढ़ की बात करें तो 5 जनजाति समूह हैं, उन्हीं में से एक बैगा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसको अस्थायी पर्यावास प्रदान किया गया है। उम्मीद है अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आवास को 4 मापदंडों के हिसाब से परिभाषित किया जाता है। जो स्थायी पर्यावास दिया गया है, अस्थायी आवास दिया गया, इसके 4 मापदंड होते हैं। क्या होते हैं? तो पीवीटीजी की जनसांख्यिकी और भौगोलिक संरचना, मतलब इनके जो जनसंख्या का आकार है वो विशेष होगा और भौगोलिक संरचना जहां वो रहते हैं वो भी विशेष होगा। हो सकता है वो कोई दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हो सकता है वो कोई पठारी क्षेत्र हो सकता है वो वन का क्षेत्र हो। तो ऐसे विशेष क्षेत्रों की भौगोलिक संरचना भी विशेष होगी और इनकी जनसांख्यिकी भी अमूमन कम होती है और उसके भी कुछ विशेष लक्षण होते हैं, वो हमारे आम जनसंख्या की तरह नहीं होती है। दूसरी बात अगर देखें तो सामाजिक सांस्कृतिक पैरामीटर होता है, अर्थात इनका एक विशेष प्रकार का समाज होगा, एक विशेष सांस्कृतिक लक्षण इसमें दिखाई देंगे। वो प्रथाएं, वो प्रचलन इनके जो काफी आदिम समय से चले आ रहे हैं वो इनके अंतर्गत लक्षण होते हैं, तो इस आधार पर भी इनको चिन्हित किया जाता है। सांस्कृतिक अमूर्त और आर्थिक पैरामीटर, आर्थिक गतिविधियों का जो परिचालन होगा इनमें वो विशेष रूप से जहां ये रह रहे होते हैं उस प्रकृति पर ही आधारित होता है। अगर वन में है तो वन आधारित अर्थव्यवस्था होगी, वनों की लकड़ी पर ही संचालित होगी, वनों से पाए जाने वाले तमाम प्राकृतिक संसाधनों पर ही इनकी अर्थव्यवस्था केंद्रित होगी। साथ ही पारिस्थितिक और पारंपरिक ज्ञान सहित जैव विविधता का ज्ञान, ये कुछ 4 मानदंड हैं जिनके आधार पर इनको स्थायी पर्यावास प्रदान किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में आपको पहले बताया जा चुका है कि 5 पीवीटीजी क्षेत्र हैं। साथ ही पीवीटीजी की क्या विशेषताएं होती हैं, तो सबसे पहले ये जानना आपको आवश्यक है कि वो विशेषताएं क्या हैं जिसके आधार पर पीवीटीजी को हम जानेंगे। तो इसमें ज्यादातर समरूप हैं। समरूप का मतलब ये हुआ कि आम समाज में आप देखेंगे कि स्तरीकरण पाया जाता है, क्लासिफिकेशन पाया जाता है, चाहे वो धन के आधार पर, चाहे वो अन्य आधारों पर ही, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक आधारों पर भी क्लासिफिकेशन पाया जाता है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो ये ज्यादातर समरूप होते हैं, इनमें किसी भी तरह का क्लासिफिकेशन नहीं पाया जाता है। आधुनिकता की वजह से थोड़ी बहुत
इनमें असमरूपता दिखाई जरूर देती है, लेकिन उतनी नहीं है कि हम इसको क्लासिफाइड ढंग से वर्गीकृत कर सके। छोटी आबादी अमूमन इनमें होती है, काफी छोटी आबादी। आपने देखा बैगा के संदर्भ में ही कि 8 राज्यों में यह फैला हुआ है, फिर भी इसकी आबादी 6000 के आसपास है। तो आबादी की छोटी, इसकी जो समरूप होने के अलावा आबादी की छोटी संरचना एक अन्य इसकी विशेषता। अपेक्षाकृत शारीरिक रूप से ये अलग थलग होते हैं और भाषा, लिखित भाषा का अभाव होता है। हम अमूमन जो भाषा इस्तेमाल करते हैं उसका साहित्य है, उसमें तमाम और भी माध्यम के ग्रंथ पब्लिश होते हैं, लेकिन इनके पास जो भाषा है उस भाषा में ये एक दूसरे के साथ उसको समझ तो जाते हैं, उसमें अपनी वार्तालाप को अपने संचालित तो करते हैं, लेकिन उस भाषा में कोई साहित्य नहीं निकल सकता है, वो किसी भी लिपि नहीं है उनकी, तो उसका अभाव है, लिखित भाषा का अभाव है। आर्थिक पिछड़ापन, आर्थिक रूप से जब ये केवल प्रकृति पर ही निर्भर करेंगे तो नई नई तकनीकियों से ये अनभिज्ञ होंगे। वह केवल उतनी ही अर्थव्यवस्था जो वनों आधारित, पठारों आधारित, पहाड़ों आधारित जो उसी पर निर्भर है, तो उसमें आर्थिक पिछड़ापन अवश्य होगा। ये एक लक्षण है, ये भी महत्वपूर्ण लक्षण है। साथ ही घटती या स्थिर जनसंख्या, इनकी जनसंख्या की अगर बात करें तो या तो वो घट रही है या स्थिर है, इसलिए भी इनके संरक्षण की आवश्यकता है, ये इनका एक और लक्षण है। साथ ही इनमें हमको एक और चीज दिखाई देती है कि ये सरल तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। इसको अगर उदाहरण के तौर पे देखें, आज हम जैसे आग जलाने के लिए लाइटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक टूल है, उसके इस्तेमाल से हम आसानी से चिंगारी उत्पन्न करते हैं और गैस जला लेते हैं, या अन्य जगह अग्नि की गतिविधियों के लिए और भी हमारे पास ऐसे संसाधन है। लेकिन इनके पास एक सरल संसाधन, जैसी आदिम व्यवस्था की पुराने समय में पत्थरों को टकरा के चिंगारी निकालने का काम किया जाता था, इसी प्रकार की प्राचीन पद्धतियों का प्रयोग ये करते हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो तकनीकी का ज्ञान इनको नहीं होगा, और परिवर्तन जो है इनमें वो है, होता है, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी होती है। ये कुछ विशेषताएं हैं। साथ ही अगर देखें तो सूचीबद्ध 15 पीवीटीजी में से सबसे अधिक संख्या अगर आपसे पूछा जाए किस प्रदेश में है, तो आप ध्यान रखेंगे उड़ीसा वो प्रदेश है जिसमें पीवीटीजी की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। अब बैगा जनजाति जो छत्तीसगढ़ की 5 पीवीटी सूचित जनजातियों में से एक है, जिसको स्थायी पर्यावास प्रदान किया गया, उसके विषय में कुछ हम तथ्य देखें तो इनके विषय में अगर देखें तो ये लोग काफी हिष्टपुष्ट होते हैं, श्याम और ताम्र वर्ण होता है, गठीला शरीर होता है, लंबे बाल होते हैं। इनकी अगर बात करें तो ये द्रविड़ समूह की एक आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति का मतलब कि काफी प्राचीन जनजाति है, इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक धरोहर के रूप में हम इसको देखते हैं। और इसके प्रसार की बात करें तो 8 राज्यों में ये फैली हुई जनजाति है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में ये निवास करते हैं। हालांकि जनसंख्या काफी कम है, जो आपको पहले बताया जा चुका है। बैगा जनजाति अपनी अनूठी और प्राचीन जनजातीय व्यवस्था और संस्कृति के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसकी विशेष सांस्कृतिक विरासत है जिसका संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि अब ये जिस सूची में है उस सूची के तहत ये अपेक्षाकृत कमजोर जनजाति समूह में आता है, जिसके संरक्षण की आवश्यकता है, जो संकटग्रस्त है। इनमें अगर पद्धति की बात करें तो वृक्ष पूजा का प्रचलन है। आदिम समाज में भी आप देखते थे वृक्ष पूजा की जाती थी। एक बात, इसको सकारात्मक रूप से भी हम देख सकते हैं कि पर्यावरण के महत्व को ये जनजातियां शायद हम तथाकथित विकसित मानव से ज्यादा बेहतर समझती हैं, इसीलिए इनकी चिकित्सा पद्धति भी आप देखेंगे, उसमें भी आप देखेंगे वानस्पतिक महत्व को ये बहुत भली भांति समझते हैं, इसीलिए वृक्षों की पूजा की जा रही है। पूजा उसी की जाती है जिसको श्रेष्ठ माना जाता है, जो जीवनदायी होता है, तो वृक्ष को ये जीवनदायी मानते हैं। बूढ़ा देव और दूल्हा देव और चंडी देवी ये कुछ देवी देवता हैं जिनको ये पूजते हैं। साथ ही झाड़ फूंक एवं जादू टोना जैसी चीजों में भी इनका विश्वास है, जो इनकी एक परंपरा है, एक सांस्कृतिक रूप से इनमें प्रचलन है। वेशभूषा की अगर बात करें तो पुरुष इसमें बंडी और पटका, बंडी अर्थात बनियान और पटका एक लंगोट टाइप की संरचना होती है जिसको पहनते हैं। और महिला की बात करें तो लागुरा और धोती। सामान्य रूप में ये कम वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन विशेष रूप से इनमें जब कोई विशेष प्रयोजन होता है तब ये कुछ अच्छे वस्त्रों को धारण करने की इनमें व्यवस्था है। बाह में अगर बात करें तो नागमोरी, कलाई में चूड़ा, पंजाब में महिलाएं चूड़ा पहनती हैं, पैर में पैरी, गले में सूतिया, मूंगों की माला, ये कुछ आभूषण के रूप में धारण किए जाते हैं। साथ ही गोदना, गोदना इनकी एक स्थायी विशेषता है। गोदना आप देखेंगे कि बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भी गांव में आप जाएंगे तो अपने शरीर पर अपने पति के नाम को गोद के अंकित किया जाता है, वही एक गोदना प्रथा कहा जाता है। ये इस जनजाति की स्थायी विशेषता है। किसी भी जनजाति समूह को, किसी भी सामाजिक समूह को समझना हो तो उसके लिए उसकी सबसे पहले उसके लोकगीत को समझिए, उसके साहित्य को समझिए, क्योंकि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो यहाँ पे कर्मा, ददरिया, झरपट, ये कुछ इस प्रकार के यहाँ के
लोकगीत हैं और नृत्य की बात करें तो कर्मा, शैला और अरीना यहाँ के लोकगीत हैं। वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो नगाड़ा, तुरही, टिमकी, मांदर और तंबूरा ये कुछ वाद्य यंत्र हैं जो इनमें प्रचलित हैं। और अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो 55% इनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। लेकिन इसके अलावा चूंकि ये प्रकृति के करीब हैं इसलिए बांस से बनी हुई चीजों का प्रयोग करते हैं और इनकी अर्थव्यवस्था में चटाई बनाना, उसके अलावा बांस की टोकरी बनाना, ये काफी बड़ी मात्रा में काम इनके द्वारा किया जाता है। साथ ही मधुमक्खी पालन करते हैं और उससे शहद निकालने का काम ये बड़ी मात्रा में करते हैं। साथ ही आखेट और पशुपालन ये करते हैं, लेकिन पशुओं के चारे की उपलब्धता कम होने के कारण ये उनको चरने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं, इसलिए उसमें अच्छी गुणवत्ता हम कहें कि नहीं पाई जाती है। ज्यादा दूध का उत्पादन अगर दुधारू पशु है तो उसमें नहीं देखने को मिलता है। हालांकि सरकार द्वारा इनको अच्छी गुणवत्ता के पशु उपलब्ध कराने की व्यवस्था विभिन्न योजनाओं के माध्यम से की जा रही है। साथ ही इनको चारा वगैरह उपलब्ध कराने की भी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आखेट हमको देखने को आज भी यहां मिल रहा है। आदिम समाज की ये कुछ विशेषताएं हैं जो इन जनजातियों में पाया जाना स्वाभाविक है। चूंकि इनकी गति जो है वो वर्तमान मानव की तुलना में थोड़ी कम होती है, धीमी होती है, इसलिए आदिम लक्षण इनमें पाया जाना स्वाभाविक है। अब सवाल उठता है कि इन्हें स्थायी पर्यावास देने का महत्व क्या है। हम चलेंगे अपने अंतिम सेगमेंट अर्थात प्रश्न की तरफ आज के, लेकिन उससे पहले इस महत्व पे चर्चा करें तो स्थायी पर्यावास का मतलब ही हुआ वो कौन सी ऐसी जरूरत है जब स्थायी पर्यावास देने की आवश्यकता पड़ गई। अगर दे दिया गया इसका मतलब कि उस क्षेत्र में जो हस्तक्षेप हो रहा था उसको रोका जा सकेगा। साथ ही ये जो संकटग्रस्त श्रेणी में गए ये जनजातीय समूह हैं जो कोई पहले से ही उस लिस्ट में सम्मिलित था, उस दिशा में सरकार और मजबूती से सोचेगी और साथ ही इस दिशा में कुछ नई योजनाएं बनाई जा सकेंगी, ठीक ढंग से क्रियान्वित किया जा सकेगा ताकि इनके सांस्कृतिक संरक्षण को किया जा सके, इनके स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सके, इन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, इस बात के साथ साथ कि इनके सांस्कृतिक संरक्षण को रखते हुए। ये कुछ महत्व हैं इसको स्थायी पर्यावास देने के। अब हम चलते हैं अपने आखिरी चरण प्रश्न की तरफ। उससे पहले बता दें कि आईएएस प्रीलिम्स 2024 की कक्षाएं एडमिशन ओपन है और 10 अक्टूबर से कक्षाएं प्रारंभ है। एमपीपीसीएस मेंस की भी कक्षा आरंभ है। बीपीएससी निबंध की कक्षा 5 अक्टूबर से आरंभ है और इन सभी कोर्सों में आप एडमिशन लेकर लाभान्वित हो सकते हैं। 9311406441 पे आप कॉल करके संपर्क भी कर सकते हैं। आज का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी की संख्या वर्तमान में कुल कितनी है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है प्रश्न का उत्तर आप जरूर देंगे। आपको संदर्भ समझ में आया होगा। फिलहाल लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।